क्योंकि टेरेस्ट्रियल जीवों की मुसीबतें अब तक खत्म नहीं हुई थी। मीटियोराइट इम्पैक्ट और वोल्केनोस के कारण हवा में उड़े छोटे जलते पत्थर ओलों की तरह जमीन पर बरसने लगे। लावा और जलते ओलों ने सारे जंगलों में आग लगा दी। मतलब जमीन या आसमान में रहने वालों के लिए भाग के कहीं जाना मानो नामुमकिन सा हो गया था। और इस वक्त अगर हम हमारी पृथ्वी को आउटर स्पेस से देखते तो वो कोई नीला गोला नहीं था। दूर से देखने पर ये हमें एक लाल गोले की तरह दिखता। और यही वो मंजर था जब तक पृथ्वी में मौजूद 50% से भी ज्यादा जीव नष्टानाबूद हो गए थे। पर वो कहते हैं ना, प्रकृति किसी को नहीं बख्शती। बस वो ही हुआ। वोल्केनिक इरप्शंस और फॉरेस्ट फायर्स ने पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य टॉक्सिक गैसेस के कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बड़े जीवों को जिंदा रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। हे गाइस, वेलकम बैक टू स्वीट चिलीज। मैं हूं रुधिर। कैसे हैं आप लोग? गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं गेट सेट फ्लाई की वीडियो। गेट सेट फ्लाई फैक्ट की वीडियो, ठीक है। और ये एक फैक्ट वीडियो है। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, कभी तुम लोग ने सोचा है कि डायनासोर्स जब खत्म हुए, भाई हम सभी को पता है कि मीटियोर गिरा था और जिसकी वजह से डायनासोर्स एक बार में ही पूरे सारे खत्म हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ, मतलब उसके कुछ देर बाद क्या हुआ, क्या कोई बचा, क्या नहीं बचा, क्या हुआ होगा? क्यूरियोसिटी नहीं होती है, मतलब जानने की इच्छा कभी नहीं होती है। तो चलो यार, आज थोड़ा सा हम लोग इसी बारे में जानेंगे। और वीडियो का टाइटल है इनकी, डायनासोर्स के मरने के 10 मिनट बाद क्या हुआ। ओके यार, चलो ये वीडियो शुरू करते हैं और उसके बाद में इसके बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज से 66 मिलियन ईयर्स पहले क्रिटेशियस पीरियड में आसमान से एक माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा मीटियोराइट करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ और युकाटन पेनिनसुला के शैलो वाटर्स में जाके गिरा, जिसके गिरते ही 1500 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर चीज इंस्टेंटली वेपोराइज हो गई और कुछ ही देर में एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स स्टार्ट हो गए जिनसे तबाही का मंजर फैल गया। अर्थक्वेक, सुनामीज, फॉरेस्ट फायर्स, एसिड रेन्स, मानो जीवों के साथ कोई खेल खेल रहा हो। दुनिया में मौजूद हर एक बड़े से बड़ा डायनासोर और छोटे से छोटा जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भाग रहा था। और देखते ही देखते कुछ चंद घंटों में दुनिया का 75% जीवन नष्ट हो गया। और ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि एक 10 किलोमीटर चौड़ा मीटियोराइट एक शैलो समुंदर में जाके गिरा था। पर क्या डायनासोर्स वाकई में एक मीटियोराइट स्ट्राइक से ही एक्सटिंक्ट हुए थे? क्योंकि कुछ साइंटिस्टों का तो ये भी मानना है कि डायनासोर्स असल में एक बड़े वोल्केनिक इरप्शन और उससे निकलने वाले टॉक्सिक गैसेस की वजह से विलुप्त हुए, जिसे साबित करते हैं हमारे इंडिया के वेस्टर्न घाट्स, जो कि सरप्राइजिंगली उसी समय बने थे जब डायनासोर्स विलुप्त हुए, यानी यस 66 मिलियन ईयर्स पहले। और वो भी तकरीबन 2 किलोमीटर से भी मोटी लावा के लेयर्स से, जो कि 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला है। तो क्या डायनासोर के विलुप्त होने के पीछे इंडिया की जियोग्राफी का भी कोई हाथ है? पर अगर इंडिया का हाथ है तो आज भी ज्यादातर साइंटिस्ट मीटियोराइट स्ट्राइक वाली थियरी से ही ज्यादा कन्विंस्ड क्यों है? वैसे रीजन जो भी हो, वो इतना जबरदस्त था कि सिर्फ 20 किलो से कम वजन वाले जीव ही जिंदा रह पाए और बाकी सारे जीव नष्टानाबूद हो गए। पर छोटे जीव ही क्यों बच पाए, बड़े क्यों नहीं? वेल, सवाल तो बहुत है और जानने के लिए बातें भी बहुत ज्यादा। और इन्हीं सब बातों को समझाने के लिए हमें ये जानना होगा कि उस वक्त उनके क्या हालात रहे होंगे। और इसीलिए मैं लेके आया आज आप सभी के लिए फ्रेंड्स ये वीडियो, जिसका टाइटल है What happened 10 minutes after the dinosaurs disappeared। इंडिया में मौजूद डेक्कन ट्रैप्स माउंटेन रेंज, जिनको हम लोकली वेस्टर्न घाट्स या सह्याद्री के नाम से जानते हैं, वो हमेशा से ही दुनिया भर के साइंटिस्टों के लिए चर्चा का विषय रहे हैं। क्योंकि बहुत से साइंटिस्टों का ये मानना है कि डायनासोर्स के एक्सटिंक्ट होने का कारण कोई मीटियोराइट नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा वोल्केनिक इरप्शन है। कुछ वैसा इरप्शन जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स बन पाए। जी हाँ, वेस्टर्न घाट्स असल में 2 किलोमीटर मोटे यानी थिक और 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैले बेसॉल्ट रॉक्स की लेयर्स से बने हैं। और ये रॉक्स लावा के ठंडे होने से बनते हैं। जब डेक्कन ट्रैप्स के अलग अलग जगहों से रॉक सैंपल्स की टेस्टिंग हुई, तब हमें ये पता चला कि ये तकरीबन 66 मिलियन ईयर्स पुराने हैं, यानी ठीक उसी समय के जब डायनासोर्स का मैस एक्सटिंक्शन हो रहा था। अब वोल्केनिक इरप्शंस तो आज के समय में भी होते हैं, पर उनसे तो किसी स्पीशीज का मास एक्सटिंक्शन नहीं होता। तो फिर
ये डेक्कन ट्रैप्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? सो फ्रेंड्स, नॉर्मली आज के समय के जो वोल्केनोज होते हैं ना, वो ज्यादा से ज्यादा 20 किलोमीटर तक के रेडियस में ही तबाही मचा पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1815 में इंडोनेशिया का माउंट तंबोरा जब फटा था, तब वो सबसे डेंजरस इरप्शन होने के बावजूद भी सिर्फ 20 किलोमीटर तक के ही एरिया को अफेक्ट कर पाया था। तो एक ऐसा वोल्केनो जिसने 50,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में तबाही मचाई, सोचो वो पूरे एटमॉस्फेयर में ऐश, डस्ट और टॉक्सिक गैसेस किस हद तक भर सकता था। पर साइंटिस्टों का यह मानना है कि वोल्केनिक इरप्शन एक ही बार में नहीं हुआ था, बल्कि 4 डिफरेंट वेव्स में हुआ था। और जिसका पता बाय द वे 2014 में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के एक जियोक्रोनोलॉजिस्ट ब्लेयर शोन और उनकी टीम ने हमें दिया, जहां उनके अनुसार इन 4 इंटेंस वोल्केनिक इरप्शंस में जो पहला इरप्शन था ना, वो डायनासोर्स के विलुप्त होने से भी 2.5 मिलियन ईयर्स पहले हुआ था और बाकी के 3 डायनासोर्स के विलुप्त होने के बाद हुए। पर इस पहले इरप्शन को लेके ये भी थियरी है कि इस इरप्शन ने एटमॉस्फेयर में इतने डस्ट पार्टिकल्स और टॉक्सिक गैसेस भर दिए होंगे कि ज्यादातर बड़े डायनासोर्स के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन ही नहीं बचा और उनकी संख्या घटनी शुरू हो गई, यानी उनके दिन भरने लग गए। पर इवन दो ये थियरी कितनी ही कन्विंसिंग क्यों ना हो, ज्यादातर साइंटिस्ट आज भी मीटियोराइड स्ट्राइक वाली थियरी को ही फेवर करते हैं, क्योंकि सिर्फ कुछ ही छोटे स्पीशीज जैसे टर्टल्स और अर्ली एंसेस्टर्स ऑफ क्रोकोडाइल्स ही जिंदा बच पाए थे, सारे छोटे जीव नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, वो सारे छोटे जीव कैसे एक्सटिंक्ट हुए हो सकते हैं और क्यों सिर्फ यही क्रोकोडाइल्स और टर्टल्स बचे? वेल, एक्चुअल कल्प्रिट मीटियोराइड स्ट्राइक ही हो सकता है ना, क्योंकि ऑब्वियसली ये लोग पानी के अंदर जा पाए और बच पाए। इनफैक्ट कई लोगों का तो ये भी मानना है कि बाकी के 3 इरप्शंस एक्चुअली मीटियोराइड के टकराने से ट्रिगर हुए थे। सो अगर इस भी थियरी को हम मानते हैं तो इसमें डेफिनेटली एक्चुअल कल्प्रिट तो मीटियोराइड ही हुआ, राइट? तो चलिए देखते हैं कि उस मीटियोराइड स्ट्राइक के वक्त जो मंजर था वो कैसा रहा होगा और क्या लिखा था उस वक्त पर मौजूद सभी जीवों के भाग्य में। आज से 66 मिलियन साल पहले एक हंसते खुशहाल दिन पर एक 10 किलोमीटर चौड़ा मीटियोराइड अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हुआ। उसका एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के साथ टकराव इतना जबरदस्त था कि उससे एक सुपरसोनिक साउंड वेव क्रिएट हुई, जिसकी आवाज इतनी लाउड थी कि प्लैनेट के दूसरी ओर मौजूद जानवरों के भी कान के पर्दे फाड़ दे। जहां एटमॉस्फेयर में एंटर करने के 5 सेकंड्स के अंदर ही ये मीटियोराइड मेक्सिको के युकाटन पेनिनसुला नाम के शैलो वाटर्स में जाकर टकराया। जब ये माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा और 460 ट्रिलियन टन्स वजन वाला हैवी मीटियोराइड 20 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से अर्थ से टकराया, तो उसका इम्पैक्ट इतना जबरदस्त था कि उस जगह पर एक 150 किलोमीटर वाइड और 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया, जिसको आज हम चिक्सुलप क्रेटर के नाम से जानते हैं। कंपैरिजन के तौर पे ये इतना गहरा है कि इसमें एक के ऊपर एक 24 बुर्ज खलीफा समा जाएंगे। अब आप इससे बस इमेजिन कर लो इस टकराव से कितनी एनर्जी रिलीज हुई होगी, और साइंटिस्टों के अनुसार इतनी एनर्जी कि इसने 1500 किलोमीटर के रेडियस में मौजूद हर चीज को इंस्टेंटली पिघला दिया, जिसके कारण उनकी हड्डियां तक नहीं बची। इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स द कोलिजन वाज सो स्ट्रॉन्ग दैट मीटियोराइड के कुछ पीसेस अर्थ द्वारा इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन की वजह से बहुत ऊंचाई तक बाउंस बैक हुए। कुछ साइंटिस्टों का तो ये तक मानना है कि इस मीटियोराइड के कई टुकड़े तो चांद तक भी पहुंच गए थे, और जो नहीं पहुंचे थे वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वापस आग के गोले बनकर दूर दूर के इलाकों में बरसने लगे। और इन सब के वजह से वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। टकराव की वजह से कुछ ही सेकंड्स में टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से इतने सरक गए थे कि पूरे प्लैनेट पर मैग्नीट्यूड 12 के भूकंप शुरू हो गए, और बोले तो हर जगह से पृथ्वी के अंदर का लावा एकदम फट के बाहर आने लगा। जमीन पर रहने वाला हर जीव अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहां भाग रहा था, पर कुदरत का ये वैशी रूप कोई जानवर नहीं झेल पा रहा था, और देखते ही देखते 10 मिनट के अंदर पृथ्वी के 30% जीव खत्म हो चुके थे। और वहीं दूसरे तरफ पानी में रहने वाले जीव डरे हुए तो थे, पर साथ ही शायद वो ये भी सोच रहे होंगे कि यार हम तो सेफ हैं। बट क्या वाकई में ये सही था? वेल, वो शायद जीत से पहले ही जश्न मना रहे थे, क्योंकि तबाही का मंजर तो अभी एक्चुअली में बाकी था।
बस कुछ और देर की कमी थी। इसीलिए हम उनकी बात थोड़ा बाद में करेंगे, क्योंकि टेरेस्ट्रियल जीवों की मुसीबतें अब तक खत्म नहीं हुई थी। मीटियोराइट इंपैक्ट और वोल्केनोस के कारण हवा में उड़े छोटे जलते पत्थर ओलों की तरह जमीन पर बरसने लगे। लावा और जलते ओलों ने सारे जंगलों में आग लगा दी। मतलब जमीन या आसमान में रहने वालों के लिए भाग के कहीं जाना मानो नामुमकिन सा हो गया था। और इस वक्त अगर हम हमारी पृथ्वी को आउटर स्पेस से देखते तो वो कोई नीला गोला नहीं था। दूर से देखने पर ये हमें एक लाल गोले की तरह दिखता। और यही वो मंजर था जब तक पृथ्वी में मौजूद 50% से भी ज्यादा जीव नष्ट-नाबूद हो गए थे। पर वो कहते हैं ना, प्रकृति किसी को नहीं बख्शती। बस वो ही हुआ। वोल्केनिक इरप्शंस और फॉरेस्ट फायर्स ने पूरे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और अन्य टॉक्सिक गैसेस के कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ा दिया, जिसकी वजह से बड़े जीवों को जिंदा रहने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था। और तो और ये टॉक्सिक गैसेस बादल बनकर एसिड रेन के फॉर्म में बरसने लगे, जिसने वाटर बॉडीज को प्रदूषित करना शुरू कर दिया। और यही वो समय था जब समुद्री जीव भी समझ गए कि अब उनका भी नंबर आने वाला है, क्योंकि कई सारे एक्वेटिक जीव इस हाईली टॉक्सिक पानी की वजह से मरने लगे थे। और सरफेस पे मौजूद टॉक्सिक पानी से बचने के लिए वो गहरे पानी की ओर तैरने लगे। पर मीटियोराइट इंपैक्ट और अर्थक्वेक से जन्मे सुनामीज उनके लिए मानो हर कदम पर मुश्किलें पैदा कर रहे थे। ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग अब अपने चरम सीमा पर थी। पोलर आइस देखते ही देखते पिघल गई, जिसने समुद्र का स्तर ड्रास्टिकली इंक्रीज कर दिया और पूरी दुनिया कई महीनों तक जैसे पानी के नीचे समा गई। और इस वजह से पृथ्वी के अब तक 60 से 65% लाइफ फॉर्म्स विलुप्त हो चुके थे। अब फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर ये सोच रहे हो कि ये उसी दिन हुआ जिस दिन मीटियोराइट ने स्ट्राइक किया, तो बॉस ऐसा नहीं था। बर्फ के पिघलने का मंजर तो स्ट्राइक के लगभग 4 से 6 महीनों के बाद हुआ था। मतलब समझ रहे हो, पूरी पृथ्वी पे भूकंप, वोल्केनिक इरप्शंस, फॉरेस्ट फायर्स और जमीन से लावा निकलना अब तक कंटिन्यूअसली हो रहा था। और वैसे अगर देखा जाए तो बर्फ के पिघलने से और सुनामी के वजह से एक अच्छी चीज भी हुई। हर जगह जो आग लगी थी इस बाढ़ से बुझा दी गई, जिस वजह से बचे हुए जीवों को थोड़ा चैन की सांस लेने का मौका मिल गया। चलो भाई। पर टेक्निकली ऑफ कोर्स उनके लिए सांस लेना अब भी थोड़ा मुश्किल ही था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिसर्चर्स इन सभी सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स के दौरान अराउंड 15 ट्रिलियन टन्स ऑफ ऐश और डस्ट हवा में मिक्स हो गया था, जिसने एक बड़ी सी चादर की तरह पूरे पृथ्वी को ढक दिया था। जिसके टोटली कवर करने के बाद शुरू हुआ वो मंजर जिसकी कल्पना भी किसी जीव ने उस वक्त नहीं की थी। राखों के ग्लोब को पूरा कवर करते ही परेशानियां मल्टीपल टाइम्स बढ़ गई, क्योंकि सन ब्लॉक्ड होने की वजह से सारे जीव जो फोटोसिंथेसिस यूज किया करते हैं और जिन पे पूरा फूड चेन डिपेंडेंट है, प्लांट्स और फोटोप्लैंक्टन्स, धीरे धीरे करके मरने लग गए, क्योंकि उन्हें धूप नहीं मिल रही थी। और इससे ऑब्वियसली पूरा फूड चेन कोलैप्स हो गया। इतना सब होने के बाद जो बची कुची कसर थी वो भी साल भर चले आइस एज ने पूरी कर दी। सूरज ब्लॉक्ड होने की वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर ड्रास्टिकली ड्रॉप हो गया था और पूरा प्लैनेट अब जैसे किसी स्नोबॉल की तरह दिखने लग गया था। बस एक साल के अंदर ही अर्थ वेंट फ्रॉम बीइंग अ ब्लू बॉल टू अ रेड बॉल टू अ व्हाइट बॉल एंड वाइप्ड आउट एंटायर 75% ऑफ द लिविंग स्पीशीज। वैसे तो पृथ्वी और उस पर मौजूद जीवन ने बहुत कुछ सहा था इस पूरे दुर्घटना के दौरान, पर यार जीवन हमेशा अपने आप को कंटिन्यू रखने के लिए नए नए रास्ते ढूंढ ही लेता है। और इसमें एनिमल्स के मुकाबले प्लांट्स ज्यादा सक्षम है, क्योंकि प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं स्पोर्स जो कि हार्श कंडीशंस में भी सरवाइव करा सकता है। और इसीलिए तो कुछ साल बाद जब डस्ट पार्टिकल्स और एशेस नीचे सेटल होने लगे और डायरेक्ट आती हुई धूप के कारण आइस एज खत्म हुआ, तब प्लांट्स के स्पोर्स जर्मिनेट करना शुरू हो गए। जगह जगह नन्हे पौधे फिर उगने लगे और वक्त के साथ देखते ही देखते अर्थ फिर से हरा भरा बनने लग गया। हरियाली वापस आते ही ऑक्सीजन की मात्रा फिर से रिस्टोर होने लग गई और इस सुकून से भरी दुनिया को एंजॉय करने के लिए लौट आए छोटे छोटे मैमल्स और रोडेंट्स, जो अपनी अपनी गुफा या किसी ऊंचाई पे जिंदा रह गए थे और मरे हुए जानवरों की लाशें खा के जिंदा थे। यही वो छोटे जीव थे जिनकी वजह से पृथ्वी पे लाइफ फिर से पनपने लगी। इनमें एवोल्यूशन आया और नए नए मैमल्स आए, जैसे कि राइनोस एंड अदर लार्जर मैमल्स। और यहाँ आपको ये जान के हैरानी होगी कि हम जो अपने आप को सबका बॉस समझते हैं, वो सिर्फ 5 मिलियन साल पहले इस दुनिया में आए थे, यानी बस सिर्फ 50 लाख साल पहले। और
और वैसे इस सब में एक तो काबिल तारीफ बात है कि सिर्फ 5 मिलियन सालों में हमने इतनी तरक्की कर ली है हमारे इंटेलिजेंस की वजह से कि हम ऑलमोस्ट पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। और बाद में आपकी इसी इंटेलिजेंस को ट्रिगर करने के लिए मैं आपके लिए लाया हूँ एक थॉट प्रोवोकिंग सा सवाल। ये मीटेरॉइड एक ऐसी जगह गिरा था जो कि एक शैलो समुद्र था, और ऐसे इस दुनिया में सिर्फ 7 और प्लेसेस है युकाटन पेनिनसुला के अलावा, यानी कि 13% चांस था कि वो मीटेरॉइड इन 8 क्रिटिकल प्लेसेस पर गिरता और तबाही मचाता। पर जरा 1 मिनट के लिए आप ये मान लो कि अगर वो मीटेरॉइड शैलो वाटर्स में नहीं गिरा होता, किसी गहरे समुंदर में गिरा होता, तो क्या तब भी हमारी हालत सेम होती? आपका जो भी जवाब है फ्रेंड्स नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मुझे। डिस्कशन छेड़ते हैं कि हालत बदतर होती या हालत बेहतर होती। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो एक लाइक जरूर ठोकना। नए हो इस चैनल पर तो अभी सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना, ताकि आगे आने वाली ऐसे ही ज्ञान बढ़ाओ वीडियोस और जीनियस बनाओ वीडियोस आप मिस ना कर सको। विद दैट सेड, एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद। वाह यार, आई मीन मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई डॉक्यूमेंट्री देख रही हूँ, एंड सीरियसली इट्स अ शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री। ठीक है, तो यार ये एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो थी, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी। ठीक है, और मैं पता है क्या, जस्ट इमेजिन करो, इमेजिन अगर जैसे लास्ट में इन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वो जो मीटेरॉइड था, ठीक है, वो उस शैलो समुद्र में, जो छिछला समुद्र है, उसमें ना गिरकर किसी गहरे समंदर में गिरा होता, ठीक है, तो क्या होता। देखो, जहाँ तक मेरा इमेजिनेशन जाता है, ठीक है, मैं इमेजिन ही कर सकती हूँ, और हर साइंटिस्ट जहाँ तक ये है कि वो फैक्ट्स पर, प्रूफ्स पर और अपने इमेजिनेशन पर, तीनों पर काम करते हैं, है ना। तो मैं कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर वो थोड़ा सा भी इधर उधर गिरा होता ना, अगर थोड़ा सा गहरे समुद्र में गिरा होता, या किसी मतलब ऐसे जगह गिरा होता जहाँ पे पानी ना होता, केवल अर्थ होती, ठीक है, लैंड होता केवल, तो वहाँ पर अगर गिरा होता तो स्थिति काफ़ी ज़्यादा बदली हुई होती है ना। हो सकता है कि यार डायनासोर्स आज भी जिंदा होते, और कई सारे हमें ऐसे स्पीशीज़ देखने को मिलते जो हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो तबाही हुई थी, ठीक है, इसके बाद जो स्पीशीज़ दोबारा बनी हैं तो वो बिल्कुल अलग थी। जो बच गए थे उनसे डेवलप होके, उनसे इवॉल्व होके हम लोग क्या से क्या बन गए हैं ना, जानवरों से। मतलब सोचो यार, ज़रा एक बार सोचो कि अगर ज़रा सा भी इधर उधर गिरा होता वो मीटेरॉइड तो क्या होता। मतलब बिल्कुल ही आज का नक्शा एकदम बदला होता। ठीक है, हो सकता है डायनासोर्स यार एकदम अभी भी ज़िंदा होते और हम उनसे बचने का कोई ना कोई उपाय ढूंढते रहते, है ना। क्योंकि डायनासोर्स यार इतने ख़तरनाक जानवर, इतने ज़्यादा ख़तरनाक जानवर जिनके आगे कोई जानवर टिक नहीं पाता था, और वो अगर आज भी ज़िंदा होते तो आई थिंक यार हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा खतरे में होती, लिमिटेड होती, और जो हम जो अपने आप को सबका बाप समझते हैं वो समझने की औकात भी न रखते, है ना। क्योंकि हमसे भी ज़्यादा ख़तरनाक और मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकाबू जानवर होते। ठीक है, ख़तरनाक जानवर आज भी हैं, शेर हैं, चीता हैं, हाथी हैं, जो भी हैं, लेकिन इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक, कुछ भी करके। लेकिन जब डायनासोर की बात आती है, या फिर जो पानी में रहने वाले डायनासोर्स थे, ठीक है, उनकी बात आती है, भाई साहब उनको कंट्रोल करना ना इतना भी आसान नहीं था जितना हम शेर और चीता और व्हेल को कंट्रोल कर लेते हैं। व्हेल तक को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन उस टाइम के डायनासोर्स इतने बड़े थे कि उनमें 10 व्हेल्स आराम से वो खा लेते थे। तो सोचो वो कितने बड़े होंगे और कितने ज़्यादा ताकतवर होंगे। अगर वो ज़िंदा होते आज तो भैया हमारा ही ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं था। ठीक है, और कुछ ऐसा ही हाल होता, या तो फिर उनकी हैबिट बदल जाती, या तो फिर मतलब वो हम उन्हें कंट्रोल करने का कोई तरीका ढूंढ लेते, कुछ तो करते। क्योंकि जीवन, जो ज़िंदगी होती है ना, जीवन अपने आप को फैलाने का कोई ना कोई ज़रिया ढूंढ ही लेता है
एंड सीरियसली यार ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। और ज़रा इमेजिन करो, जब इतने ख़तरनाक जानवर प्रकृति के कहर से नहीं बच पाए तो हम कहाँ से बचेंगे? हम कौन से खेत की मूली हैं भैया? दो लोग जो बोलते हैं ना कि हाँ एनवायरनमेंट को बचाओ, जैसे पेड़ लगाओ भाई, जानवरों को परेशान मत करो, वो हमारे पूर्वज हैं भैया। जो जानवर हैं वो हमारे पुरखे हैं, अपने पुरखों की इज्जत तो कर लो। जब कहा जाता है पेड़ लगाओ, क्योंकि पेड़ जो होती है वो धरती को रोक कर रखती है, हमारे वातावरण को शुद्ध करती है, ठीक है। पेड़ पौधों की से निकलने वाली जो ऑक्सीजन होती है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी होती है। कुछ टाइम बाद ना ऐसा होगा कि हम पीठ पर ना ऑक्सीजन टैंक लाद के घूम रहे होंगे, और उसमें मतलब ऑक्सीजन टैंक होगा और उसमें कोई गैस नहीं भरी होगी, उसमें एक पौधा लगा हुआ होगा, क्योंकि वही हमें देगा ना ऑक्सीजन। यार कितना समझाया जाता है लोगों को, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता है। सब अपने अपने जीवन में मगन है। सब सोचते हैं कि अरे हमें क्या करना है, हम तो आज से 50 साल बाद मर जाएंगे, कोई बात नहीं, आगे वाले लोग देखेंगे। ये चीज़ जो होती है, ये सोचना हमारा, तो यही चीज़ तो गलत है कि हम अपने आने वाले कल के बारे में, अपने बच्चों के आने वाले कल के बारे में, या फिर किसी और के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, है ना। तो ये चीज़ इतना स्वार्थी हो गया है इंसान कि बस भैया अंत तो निश्चित ही है, नज़दीक है। सच बता रहे हैं, अंत नज़दीक है इंसानों का भी, क्योंकि जब इतने खतरनाक जानवर नहीं टिक पाए प्रकृति के कहर के आगे, तो तुमने तो प्रकृति को कितना दूषित कर दिया है। हर तरफ प्लास्टिक, कचरा और पता नहीं रेडियो एक्टिव प्रदूषण, और हर चीज़ को तो प्रदूषित कर दिया है हम लोग ने आजकल। तो हम लोग कैसे ही बच पाएंगे भैया? इससे पहले प्रकृति गुस्सा करे, कम से कम एक कसम खाओ कि अपने जीवन भर में, अगर एक इंसान अपने जीवन भर में ही 100 पेड़ लगा देना, तब भी बहुत ज़्यादा उसका मतलब वो हो जाता है कि हमने कुछ अच्छा काम किया है और हम अपने आसपास के लिए, लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। ठीक, हर इंसान, अगर इंडिया के ही इंसान सोचो, इंडिया के ही लोग अगर हर रोज़ एक पौधा लगा दें, तो सोचो एक दिन में कितने पौधे लगेंगे, है ना। तो इससे एनवायरनमेंट धीरे धीरे हमारा सही भी होगा। और ज़रूरी नहीं है कि तुम कहीं मिट्टी में जगह ढूंढ कर ही लगाओ पेड़, अपने आसपास कहीं भी लगा सकते हो, अपने टेरेस पे लगा सकते हो, गमलों में लगा सकते हो, है ना। और बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं यार कि पेड़ उगाने की तो आजकल इतनी सारी टेक्निक्स हैं, तो वो लगा सकते हैं। तो यार चलो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मेरा भाषण भी यहाँ पे ख़त्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।